क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणि रंजन के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इसी कड़ी में निगरानी की टीम निबंधन कार्यालय पहुंची है, जहां कार्यालय के कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के उषा निकेतन पंचवटी के नंबर 5 कोलवा चौक के पास आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी में बड़ी संख्या में कैश बरामद होने की सूचना है। साथ ही प्रॉपर्टी के कई कागजात भी मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली है कि सब रजिस्ट्रार मणि रंजन ने 1,62,36,926 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में आर्थिक अपराध ने 16 दिसंबर को मामला दर्ज किया था और आज 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो अब अभी छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। सब रजिस्ट्रार की कितनी और संपत्ति है और क्या कुछ मिल सकता है उस पर भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। सब रजिस्ट्रार होते हुए इन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसके बाद यहां पर फिलहाल ईओयू की टीम जो है वो पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। एचसी में जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में एचसी में सुनवाई हुई। सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखकर हाईकोर्ट नाराज है। प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, नया नहीं है, एचसी का ऐसा कहना है। जांच प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जल्द नए तथ्य सामने आएंगे, सीबीआई की ओर से कहा गया है। तो जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट इस पर नाराज दिखा। सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखकर हाईकोर्ट नाराज इसलिए क्योंकि प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, हाईकोर्ट का ऐसा कहना है। तो वहीं सीबीआई की ओर से कहा गया है कि जांच प्रक्रिया जारी है, जल्द ही नए तथ्य सामने आएंगे। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मौत मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है, जिसमें सीबीआई की ओर से जो प्रगति रिपोर्ट दिया गया उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, यानी कि साफ है जो अभी तक कार्रवाई की गई है उसी प्रकार का ये प्रगति रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट में डाला गया है। हालांकि सीबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि अभी जांच चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, फिलहाल ये बताइए कि आज ये जो प्रक्रिया चली इसमें क्या कुछ हुआ, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया और सीबीआई फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह पा रही है? बिल्कुल, आज जब सुनवाई शुरू हुई तो सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट कोर्ट पे पेश की। प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद और सुनने के बाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से नाराजगी जाहिर की और साफ कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है, जो कुछ पहले था उसी तथ्यों को दोबारा बताया जा रहा है। तो कोर्ट की नाराजगी को देखने के बाद सीबीआई की ओर से तुरंत जवाब दिया गया कि अभी जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में कई नए तथ्य ऐसे सामने आएंगे जिससे इस मामला जो पूरा मामला है एक अलग मोड़ ले सकता है। हालांकि सीबीआई की ओर से ये कोर्ट को जरूर आश्वस्त किया गया कि इस मामले की पूरी जांच जो है तत्परता के साथ की जा रही है, लेकिन कोर्ट जिस तरीके से साथ सुनवाई हुई मामले की, कोर्ट का वही पुराना रुख नजर आया कि चूंकि कोर्ट इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है, मामले में गंभीर भी और बताया है कि जिस तरीके से एक न्यायिक अधिकारी की संदिग्ध मौत है, जबकि अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है कि तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। सीबीआई कोर्ट से भी शुरुआत में कहा गया था कि इस मामले में क्या ऐसे मोड़ मिले हैं जो ये संदिग्ध मौत कहीं हत्या में न बदल जाए। तमाम बातों को लेकर खंगाला जा रहा है और सीबीआई की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि पूरे मामले की जांच अभी जारी है। संजय, यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एक लंबा वक्त बीत चुका है इस हादसे को, इस मामले को, और उसके बाद से लगातार सीबीआई जो है कड़ी दर कड़ी हर जगह पर पहुंचकर अपने तरफ से जो है जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी
उस फैसले तक या फिर उस रिजल्ट तक सीबीआई जो है पहुंच नहीं पा रही। क्या लगता है कहाँ कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, तमाम दिक्कतें, अगर आप इन चीजों में जाएंगे तो सबसे पहले कुछ गिरफ्तारियां आपको याद करनी होंगी। गिरफ्तारी में 2 गिरफ्तारियां शुरुआत में हुई थी और बात वहां से आगे अभी भी नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि सीबीआई की ओर से पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया है और न ही कोई जानकारी दी जा रही है। बस सीबीआई चूंकि एक जांच जो गोपनीय तरीके से जांच होती है उसी जांच तरीके से की जा रही है। बस कोर्ट में एक कह सकते हैं कि प्रगति रिपोर्ट पेश किया जा रहा है। सीबीआई की जांच कहाँ तक पहुंची है ये बात अभी तक किसी को जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट को रिपोर्ट दिया गया है, या देखिए जाहिर है जब कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट अगर ये कहता है कि इसमें नया कुछ नहीं है, पुरानी चीजें हैं, तो हम और आप समझ सकते हैं कि इसमें अभी तक जांच बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई है। बात वहीं चली थी जहां से बात शुरुआत हुई थी, बात बहुत आगे बढ़ी नहीं है। लेकिन एक जरूर कोर्ट को आज आश्वस्त किया गया सीबीआई की ओर से कि चूंकि जांच हमारी चल रही है, नए तथ्य सामने आएंगे। शायद सीबीआई हो सकता है कि अगली सुनवाई में कुछ ऐसे नए तथ्य पेश करे ताकि मामले का नया मोड़ हमको आपको दिख सके। बिल्कुल बिल्कुल संजय, और इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको नालंदा के इस्लामपुर से बता रहे हैं, जहां बढ़ाई चकिया पर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी गुड्डू पासवान पर अपनी पत्नी ज्ञानती देवी, 3 साल के बेटे साहिल कुमार और 1 साल की बेटी स्नेहा कुमारी की हत्या का आरोप है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से आरोपी की मां को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। कि इन लोग रखने के लिए नहीं कर रहे थे, हम लोग दबाव डालें तो रखें कुछ दिन, और ये दोनों बच्चा बच्ची पैदा लिया और विवाद फिर बढ़ गया। इस तरह से वो तजाने से आता था, उन्हीं से मारता था। 2 साल 3 साल पर आता था बाहर से, और आने के बाद जाता था अपना नानी घर ने, और आता था इसको मारना मम्मी का स्टार्ट करता। अत्याचार ने इस तरह से दावा। हाँ, जहर खिला दी परिवार उसका, अपना माई थी। क्या को मारा था? 3 को मार गया। सुबह में एगो अपना माँ का पोस्टमार्टम हुआ, अभी 2 बच्चा। एक का पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, बट उसका माँ का पोस्टमार्टम हो गया और 2 ही बच्चा सब। समस्तीपुर के रोसड़ा इलाके में पैक्स अध्यक्ष की निर्मम हत्या से हर कोई हैरान है। एक दूसरे से सवाल कर रहा है कि हत्या किसने की, क्यों की, वो भी इतनी बेरहमी से। क्या है हत्या के पीछे का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ, पैक्स अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या। ग्राहक सेवा केंद्र के पास मिला शव। ग्राहक सेवा केंद्र के पास झाड़ियों में मौत की नींद सो रहा शख्स, रोते बिलखते परिजन और लोगों का हुजूम उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे बेखौफ बदमाशों ने अंजाम दिया है, वो भी बेहद निर्मम तरीके से, गला रेतकर। जिस शख्स की हत्या हुई है वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक सीएसपी संचालक है, पैक्स अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ आरजेडी का नेता भी है। मृतक का नाम है विजय कुमार महतो। ये सनसनीखेज वारदात समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना के चकता गांव की है, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। मामला कौन सी, घर पर सुतल था ही 8 बजे फोन करके बुलाया इसको, यहाँ आया है और उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद सुबह में उसका लड़का आया है 5 बजे लगभग 5:30 बजे, तब देखा मरा हुआ है, तब गया सौंसे गाँव हल्ला किया, तब वैसे से मालूम हुआ। इस डरावनी वारदात के बारे में परिजन को उस वक्त पता चला जब अहले सुबह गांव सूरज की पहली किरण के साथ रोशन हुआ। आसपास के लोग घर से बाहर निकले तो देखा कि पैक्स अध्यक्ष की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई है। देखते देखते बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मृतक की पहचान के बाद परिजनों को खबर की गई। हत्या की खबर सुनते ही परिवार के सदस्य सन्न रह गए। घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। आनन फानन में कुछ लोग मौका वारदात पर जा पहुंचे। उसके बाद पुलिस को खबर की गई।
मौके पर पहुंचते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। विजय महतो की हत्या से व्यापार मंडल भी मर्माहत है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। प्रशासन से मैं गुहार करूंगा कि बारीकी से एक एक बिंदु की जांच करके निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी बचे नहीं। विजय जी की जिन्होंने ये कृत हत्या की है उनको सलाखा के पीछे भेजने का काम हम लोग जरूर करेंगे। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि 15 दिसंबर की रात करीब 7 से 8 के बीच किसी का फोन आया था और वो घर से उससे मिलने के लिए निकले थे। रात के करीब 10 बजे उनका फोन आया कि वो थोड़ा लेट से आएंगे, लेकिन जब घर के लोग सुबह सोकर जागे तो उन्हें घर में नहीं पाकर परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते विजय महतो का बेटा सीएसपी केंद्र चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि सीएसपी का दरवाजा खुला हुआ है, टोपी और चप्पल कुर्सी के नीचे पड़ी हुई है। उसके बाद जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। पापा का मोटरसाइकिल नहीं था, हम लोग पहले नहीं आए, हम बोले आते हैं बैंक पर, हो सकता है बैंक पर आते थे, बैंक पे सो गए होंगे। हम यहाँ बैंक पर आए, दोनों भाई आलू को उठाए, यहाँ आए देखे दोनों रूम खुला हुआ था। पापा का चप्पल और टोपी दोनों कुर्सी से झाँपा हुआ था। फिर हम चारों खोले, दोनों रूम खुला हुआ था, पापा का बैग नहीं था। हम फिर अपने चचा को फ़ोन किए, चचा रुको आते हैं। फिर हम टॉर्च मारे, फिर देखे वहाँ हमको पैर दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि पैक्स अध्यक्ष की हत्या किसने की? मिलने के लिए कौन बुलाया था? फोन करने वाला शख्स कौन था? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो हत्या के पीछे का सच क्या है? इन्हीं सवालों के साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे का सच सामने आ सके। अभी तक के जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बोकारो में कृष्णा नर्सिंग होम में फायरिंग मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल संचालकों से रंगदारी वसूलने के मकसद से गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी निशानदेही पर हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 कारतूस भी मिले हैं। एसपी ने बताया कि रंगदारी नहीं मिलने से नाराज अपराधी कौशल ने अस्पताल काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद डीएसपी की अगुवाई में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिससे ये कामयाबी मिली है। एसपी ने बताया कि कितने अस्पताल संचालकों से रंगदारी मांगी गई है, इसकी भी जांच चल रही है। कुल मिला के इस कांड में 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और 2 पिस्टल, 1 सिक्सर और अन्य चीज जो है रिकवर हुए हैं। बाइक भी रिकवर हुआ है जो यूज है। बेसिकली इनका था कि जो संचालक हैं उनको धमका के और संचालक लोगों से कुछ पैसा कलेक्ट करने का इनका मनसा था। गिरिडीह में अवैध कोयले का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं पुलिस की छापेमारी में कोयले भी जब्त किए जा रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनियाडीह में एसडीपीओ के नेतृत्व में कोयले के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 10 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। इस दौरान सभी धंधेबाज भाग निकले। पुलिस को बैलगाड़ियों के जरिए कोयले का अवैध उठाव किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। लंबे समय से जिस एथेरियम 2 का इंतजार था वो अब लगभग तैयार हो गया है। एथेरियम के को फाउंडर वितनिक बट्री ने सोमवार को इस लैंडमार्क अपग्रेड को हासिल करने के लिए एंड गेम रोड मैप की रूपरेखा साझा की। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड से एथेरियम ज्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होगा। 27 वर्षीय बट्री ने एथेरियम 2 के ब्लॉक उत्पादन से जुड़े सभी पहलुओं का हल ढूंढ लिया।
हालांकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड ब्लॉक प्रोडक्शन के मुद्दे को संबोधित नहीं किया क्योंकि नेटवर्क स्केलेबिलिटी की दिशा में काम करता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की बात भी कही जो कम संसाधनों पर आधारित हो और जिससे यूजर्स खुद ही बड़े सस्ते दामों पर ब्लॉक वैलिडिटी की जांच कर सके। लेटेस्ट ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार मई में चीन ने माइनर्स पर जो कार्रवाई की उससे आखिरकार अब वैश्विक बिटकॉइन माइनिंग हैश रेट उभर गया है। बिटकॉइन माइनिंग पर प्रतिबंध से ठीक पहले इसकी टोटल हैश रेट प्रति सेकंड रिकॉर्ड 180.666 मिनट के आसपास थी। फिर चीन ने माइनिंग को अनप्लग करने और विदेश जाने, ऑपरेशन बंद करने या भूमिगत होने के बाद ये रेट जल्द ही गिर गए। इनमें से कुछ माइनर्स रसिया और कजाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये दो देश बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन में वर्ल्ड्स नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। कई बिटकॉइन माइनर्स यूएस चले गए और अमेरिका भी टॉप 3 माइनिंग डेस्टिनेशन में शामिल हो गया। हालांकि शुक्रवार को ब्लॉकचेन ने जो जानकारी दी कि प्री बैंड टोटल हैश रेट अब पूरी तरह से उभर गया। 181.774 मिनट के साथ उसने स्प्रिंग लेवल्स को भी पार कर लिया। नए ग्लोबल रिसर्च में पाया गया कि लगभग 40% क्रिप्टो ओनर्स प्राइमरी बैंक से ऐसे बैंकों में स्विच हो सकते हैं जो क्रिप्टो प्रोडक्ट ऑफर करते हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वीजा ने ग्लोबल क्रिप्टो एडवाइजरी प्रैक्टिस शुरू करने की घोषणा की, जो वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के तहत डिजाइन किया गया, जिससे क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपनी क्रिप्टो जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्रिप्टो पेशकश के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने या बनाए रखने के लिए उत्सुक है या फिर एनएफटीज में डील करने को लेकर रिटेलर्स या सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन सब के लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना सबसे पहले जरूरी है। 60 से अधिक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर काम कर वीजा के कंसल्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स बखूबी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं। वीजा कंसल्टिंग और एनालिटिक्स के ग्लोबल हेड कार्ल रटस्टीन ने कहा कि पिछले साल के तुलना में क्लाइंट्स माइंडसेट में इस बार काफी बदलाव देखा जा रहा है। अब क्लाइंट क्रिप्टो को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट रोड मैप बनाने की दिशा में आगे आ रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसे ग्लोबल रेगुलेशन की जरूरत है जो कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट और कोऑर्डिनेटेड हो। दरअसल दुनिया के अलग अलग फाइनेंस बॉडीज ने इस बात पर चिंता जताई कि कहीं बढ़ते क्रिप्टो सेक्टर में डिजिटल एसेट्स की वजह से सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क ना बढ़ जाए। इसी के चलते आईएमएफ ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशन के लिए एक सक्षम वातावरण की जरूरत भी है। अपने ब्लॉग पोस्ट में आईएमएफ ने लिखा कि इसके लिए देशों को अपने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एक्सचेंजर्स या फिर P2P प्रोवाइडर्स को ऑथराइज करना होगा। आईएमएफ ने अपने उभरते बाजार और विकासशील देशों में संबंधित क्रिप्टोआइजेशन पर भी चिंता जताई, जहां क्रिप्टो करेंसीज नियमों और प्रतिबंधों को दरकिनार कर घरेलू मुद्रा की जगह ले सकती है। आईएमएफ ने यह भी सिफारिश की कि क्रिप्टो के संपर्क में आने वाले वित्तीय संस्थानों को जोखिम की सीमा, इन्वेस्टर और सस्टेनेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट जैसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।